चलो फटाफट कराते हैं अभ्यास प्रश्न। अब जब पढ़ा दिए देखो लेखक परिचय पढ़ा दिए, कहानी पूरा पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर तुरंत बन जाना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर है एवेन्यू क्या है और वह कहाँ स्थित है। एवेन्यू क्या है और वह कहाँ स्थित है। एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर बरस एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। हर साल जो है एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो हर बरस एवेन्यू में, ध्यान से सुनो, सबका काम है, अंगड़ाई और आलसपन नहीं, वैसे बैठता है रे। अरे तुम लोग कब सुधरोगे, बोल बोल के थक गए। अब यहाँ वाले को बोल रहे हैं मोबाइल जो देख रहे हो, सूत के देख रहे हो, सुधर जाओ। तुरंत आलस, नींद, मोबाइल, कैसे पढ़ते हो। अरे यार जब तुम सूत के पढ़ते हो, जब बैठ के पढ़ते हो, जब टांग पसार के पढ़ोगे, वहां पे दिमाग में कितना घुस रहा होता है। देखो मान लो ये किताब है, मान लो ये खाली डब्बा, एक उधर खाली डब्बा है, बाहर है। ठीक है, जब तुम ना पूरा, जैसे क्या पढ़ने का दो तरीका होता है। एक बच्चा क्या कर रहा है, शाम हुआ, अच्छा से पैर हाथ धोया, फ्रेश हुआ, कुल्ला उल्ला किया, रूम पढ़ने का स्टडी रूम साफ किया, अगरबत्ती जलाया, खुशबू बढ़िया से महक वगैरह कर दिया, फोटो जलाया, थोड़ा सा 5 मिनट जो है मेडिटेशन कराया, एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा शांत हो लिया। उसके बाद जो है पूरा बढ़िया से बैठ के कुर्सी टेबल पर पढ़ना शुरू करता है। एक बच्चा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक पढ़ना भी है आज, ठीक लाओ किताब पढ़ लेते। हाँ, उसके बाद पढ़ रहा एवेन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। अच्छा थोड़ा सा मोबाइल बात चला थोड़ा, तो इसमें एनर्जी हुआ, मजा आ रहा, मजा, इसमें पूरा जोश, एनर्जी, हंसी मुस्कुराहट। फिर इसको रखा, फिर याद आया वो पढ़ रहे थे। हर बरस एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। हर बरस एवेन्यू में गर्मियों के पूरा जाते जाते इसका बैटरी डिस्चार्ज। अबे ऐसा पढ़ोगे तो ये दिमाग में नहीं घुसेगा, ये किधर जाएगा, ये जो है ना इधर उड़ेगा, इधर सब दिमाग में 100 में से 100 चीज यहाँ से भेजोगे किताब से कि दिमाग में घुसे, तो 2-5% ही घुसेगा और 90-95% बाहर में। इसीलिए कुछ भी नहीं सीख पाते हो, भूल जाते हो। और जैसे बोले एकदम तैयार होके, तरोताजा होके, माइंड फ्रेश होके और एनर्जी के साथ, जोश के साथ फिर बैठते हो पढ़ने के लिए, और उसके बाद एकदम ध्यान से शांत होके सोच करके पढ़ते हो, तो वो सारा दिमाग में 100 में 90% घुसेगा, 10% ही बाहर जाएगा। लेकिन उल्टा हो जाता, सुस्ता के, आलसी होके, लेजीपन होके पढ़ते हो। सारा बच्चा ऐसे ही एकदम सबके सब कभी भी एकदम फिट बैठते हो एक जगह पे, शांति एकदम बढ़िया सी कुर्सी पर। अब कुर्सी लगा हुआ है ना, तो कुर्सी पर आराम से बैठो, हरदम दे को उठगाते हो, खंबा लगा दो, सहारा चाहिए, नहीं तो तुरंत गिर जाएगा ये। अबे जान है कि नहीं शरीर में, एक बांस लेके चलो साथ में, लगा लो, टांग पसार के सीधा रहेगा। अब जब तुम्हारा जो शरीर है यही टिक नहीं पा रहा ऐसे सीधा 1 घंटा, पढ़ने बैठते हो कितना। जो कुर्सी पर मतलब हम लोग तो 6-7 घंटा लगातार बैठ जाते थे, तुम लोग क्या 2 घंटा भी एक जैसा बैठ पाते हो। बैठो ना, बैठ के दिखाओ एक जगह पे 2 घंटा, 10 मिनट में टसक मसक होने लगता है, तुरंत हिलने डुलने लगता है। जोश के साथ, एनर्जी के साथ, समझ के। इसीलिए जो है ना, आज से हम कुछ बच्चा को जो है एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब करवा रहे हैं कि आलसपन, आसकत दूर हो। तुम लोग भी करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो, नहाओ, फ्रेश रहो, अच्छा खाना खाओ, भर भर के थरिया भर भर के खाना मत खाओ। एकदम पढ़ने बैठने से पहले एकदम नाद भर लिए, अब जब नाद भर फुल टैंक होगा, पढ़ने बैठने के समय 4 बोतल पानी रख लिया और पी रहे हैं, फिर 2 मिनट में दौड़ रहे हैं, पी रहे हैं, निकाल रहे, पी रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कहां से तुम लोग अच्छा पढ़ पाओगे यार। हल्का खाना खाओ, कम खाना खाओ, पेट को हल्का रखो, शरीर को हल्का रखो। नहीं पूरा गोधरा मत देना है, एकदम भर नहीं देना है सब कुछ। नींद आलस नहीं लगेगा।
अब रात में खाना ही खाओगे 9-10 बजे और एकदम हसड़िया के भर लोगे पूरा, और वो रात में तुरंत फिर ना सो जाते हो। सोने के बाद जो है ना खाना नहीं पचता है, जैसे खाए थे वैसे धरा रह जाता है और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए दिन भर आलस अंगड़ाई उंगाई लगता है। इसीलिए कहता है खाना जब भी खाओ शाम के 7 बजे से पहले खा लो, तब तक जो है सोने तक जो है 2-3 घंटा एक्टिव रहोगे, काम उम करोगे, वो खाना पच जाएगा। लेकिन खाते ही हैं 10 बजे, और खाते तो ठीक है, खा के तुरंत कम से कम 9 बजे भी खाते हो तो खा के आधा घंटा टहलो, जो पढ़े हो मन में सोचो, याद करो, तब जाके आलस से फ्री होगा, हल्का फ्री होगा। जब पचा हुआ रहेगा कम खाओगे और ज्यादा नहीं खाना है। रोशनी क्या बोल रही है? किधर है? और आगे में है। 10 रोटी नहीं खाती है तो कैसे मोटा रही है? अरे कम कम खाओ। बहुत सारे जो मोटा जाती है ना लड़की लोग, तो अभी करेगी नवरात्रि कि 8 दिन पूजा करें, कम से कम भूखे रहेंगे तो पच जाएगा, तो पतले हो जाएंगे। जब शादी होता है ना तब देखना अधिकतर लड़की जो है मोटी हो जाती है। पहले रहती है वो साइकिल के टायर जैसी पतली पर, उसके बाद शादी के बाद ट्रैक्टर का टायर बन जाती है, ट्रक का है। देखना ज्यादातर लड़की को देखते हैं शादी से पहले तक तो ठीक है थी, पतली दुबली थी, कुछ थी नहीं। शादी के कुछ साल बाद देखो तो समझ ही नहीं आए है कौन ये। तो ऐसे हो गई, पहले ऐसे ऐसे थी सब, अब कैसे कैसे हो गई है? ऐसे ऐसे। पहले साइकिल का टायर थी, अब हाँ। सुनो, अब होता क्या है, मोटी क्यों हो जाती है बताते हैं। पहले जो है ना क्या होता है कि जब अभी घर में हो तुम लोग का मम्मी पापा उतना मान सम्मान आदर तो करता नहीं है, जो सूखा सूखा है खाओ पियो। ये शादी हो जाने के बाद ना लड़का लोग बदल जाता है, वो माँ बाप को नहीं देखता है, अपने वाइफ को बीवी को जो है ना मार्केट जो जाता है अलग से पिज्जा पैक करवा के, बर्गर पैक करवा के, अलग से मिठाई, अलग से जो वो खाना खिलाता है ना ला के चुरा चुरा के चुपचाप घर में घुसा के, तो वही उसी के वजह से जो है ना वो फैल जाती है। और कोई बात नहीं है, ढेर मिल जाता है खाना पीना, एकदम आराम, क्या होगा। और अभी तो काम करते हो, मम्मी पापा टोकरी भी उठा, जाओ गोबर फेंक के आओ, ठीक है, जाओ धान खेत में जाओ, घास काट के आओ, ठीक है। लेकिन वहां पे हम ये जी घास काटेंगे हम खेत में, है हम गोबर फेंकेंगे, तिलक दिया है तब गोबर नहीं फेंकेंगे तो मोटी हो, कोई काम नहीं करती है। और कुछ कुछ तो सास लोग को देखते हैं, मेरा तो घर से बाहर नहीं निकलती है, उसको पूरा घर में रखते हैं। वाह, घर में रखते हैं। हम इस तरह के, हम क्या, हम पतो बनेंगे किसी का जाके क्या? हम कहीं ब्याह करके नहीं है ना जाएंगे, कोई तो मेरे घर ही आएगी तो उसको काम करवाएंगे, तो क्या उसको फैला देंगे उसको? क्या बढ़िया बढ़िया ला के देंगे? बढ़िया बढ़िया उसको नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम बोल लेते लेकिन हम भी बदल जाएंगे ना। लग तो रहा क्या? हाँ, गोबर फेंकवाएंगे। अब देखो देखो ये, अब देखो काम करना चाहिए बस, सूतना सिर्फ नहीं है। अब पढ़ी लिखी आएगी, काम करेगी। अब जैसे कोई पढ़ी लिखी आई, कोई मतलब पढ़ाती है, दिन भर पढ़ा रही है, ऐसे कर रही है, तो काम कर रही है ना, कोनो बैठी नहीं है ना। मेरे तरह देखो खड़ा खड़ा रह के कितना पतला हो जाते हैं, नहीं हर जोतते हैं लेकिन फिर भी पतला है ना, काम कर रहे हैं ना। वैसे वो भी कोनो काम करना चाहिए ना कि सूत के खटिया तोड़ रहे हैं, पलंग तोड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। खाना चाहिए बढ़िया बढ़िया। और चलो ठीक है, बात हटाओ सब, क्या हंस रहे हो? तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, हर बरस आबन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो हर बरस आबन्यू में गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय समारोह हुआ करता था। किस समय में? गर्मी के सीजन में। किस सीजन में? गर्मी के सीजन में बढ़िया समारोह होता था, अच्छा नाटक प्रोग्राम होता था वहां पे। कहाँ पे? आबन्यू में। कहाँ पे जी? अगला क्वेश्चन है, लेखक आबन्यू किस सिलसिले में गया था? वहां उसने क्या देखा सुना? आबन्यू जो है लेखक किस सिलसिले में क्यों गया था?
तो लेखक आबन्यू पीटर बुक के विवादास्पद महाभारत की प्रथम प्रस्तुति के अवसर पर वहां गया था, ये बताए थे ना। पीटर बुक बुलाया था, क्या हो रहा था वहां पे, महाभारत का प्रथम प्रस्तुति का वहां पे रचना होना था, इसीलिए वहां पर जो है अशोक वाजपेयी को बुलाया गया था। इस समारोह में शामिल होने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। क्या किया गया था? उस समारोह में शामिल होने के लिए उसे न्योता भेजा था, कार्ड भेजा था। उस वर्ष वहां भारत केंद्र में था, उस वर्ष भारत वहां क्या था? केंद्र में। पत्थर की खदान में महाकाव्यात्मक हुआ भव्य प्रस्तुति हुई, वहां पर जो है ना बड़का प्रोग्राम हुआ, बड़का फंक्शन हुआ, बढ़िया से शानदार तरीके से। कहां पे? आबन्यू में, 1994 में। ठीक है, 1994 में। कुमार गंधर्व एक आक्र बिशप के बड़े आंगन में, देखो, द्रुम लता गया था। इस समारोह के दौरान लेखक ने वहां के अनेक चर्च एवं पुराने स्थान को रंगस्थलियों में बदलने का सौंदर्य देखा था। तो अब देखो, एक ये आसान भाषा में छोटा और करोगे तो कैसे करोगे हम बता देते हैं। लेखक आबन्यू किस सिलसिले में गया था, वहां उसने क्या देखा सुना? तो लेखक आबन्यू जो है वहां पर जो है विवादास्पद महाभारत का जो रचना होने वाला था उसको लेकर के पीटर बुक के बुलाने पर वहां पे गया हुआ था। जब वहां पर गया तो उन्होंने देखा क्या शानदार जगह है, मजा है, एकदम बढ़िया है। यहाँ पर तो सारे लेखक, नाटककार, कलाकार सब कुछ आते हैं, सब लोग अपना अपना यहाँ बढ़िया से रचना करते हैं, बढ़िया प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, शानदार जगह है। ये सब जो है वहाँ देख करके, और पूरा सुंदर सा नदी है, झरना है, सब कुछ आसपास है, देख करके लेखक का जो है मन हरा भरा हो गया। समझ रहे हो? तो ये नहीं लिखोगे तो जो हम बोले वो सुन सुन के लिख लेना। ठीक है, आगे ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है? ला शत्रुज कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है? कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है। बोलेगा ला शत्रुज क्या? बोलना ईसाई मठ क्या है? किसका ईसाई मठ? कार्थुसियन संप्रदाय का। किसका? वह रोन नदी के दूसरी ओर आबन्यू का एक स्वतंत्र भाग विल्नब ला आबन्यू। रोन नदी के दूसरी ओर क्या था? विल्नब ला आबन्यू, अर्थात आबन्यू का नया गांव। उसको विल्नब ला आबन्यू को उसको बोलते थे आबन्यू का नया गांव। ठीक है, नया गांव भी बोल सकते हैं या नई बस्ती है, जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उस पहले बहुत पुराने जमाने में फ्रेंच के जो शासक थे, पोप लोग क्या कर रहा है उसके ऊपर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? किला बनवाया था, वो आबन्यू बनवाया था, विल्नब ला आबन्यू बनवाया था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा आजकल इसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में होता है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार वहां अपना समय रचनात्मक काम में बिताते हैं। ठीक है, ये लिख लेना। याद करोगे, कौन नहीं याद करोगे वो बता देते जो परीक्षा में आएगा। ठीक है, ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। अगला क्वेश्चन ये याद कर लेना, ये आता है। ठीक है, क्या नाम है? लेखक आबन्यू क्या साथ लेकर गया था, वहां कितने दिनों तक रहा था, लेखक की उपलब्धि क्या रही? कौन कौन क्वेश्चन नहीं याद करोगे? ये वाला याद नहीं करना। ठीक है, ये भी याद मत करना, याद करना चाहो तो कर सकते हो, ये याद कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो। चलो, लेखक आबन्यू क्या साथ लेकर गया था, वहां कितने दिनों तक रहा था, लेखक की उपलब्धि क्या रही? ये तो याद नहीं करना पड़ेगा, याद ही होगा। लेखक आबन्यू जाते समय अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तक तथा संगीत के कुछ टैप्स ले गए थे। वहां लेखक 19 दिनों तक रहा था। इस अवधि में उन्होंने क्या किया था? 35 कविताएं लिख दी थी और 27 गद्य लिख दिया था। क्लियर है? ये तो अभी पढ़ाए थे। हाँ, आगे नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या, देखो अब ना बीच में हम छोड़े हैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। क्या हो रहा है जी? बह रहा है, बह रहा है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं? नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं? तो यहाँ पे बोलना नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। अब देखो नदी में जल कहाँ कहाँ से आता है? बहुत जगह से। वैसे ही कविता लिखते समय जब मन शांत होता है ना, तो विचार इधर से उधर से जो है कुछ कुछ सोच करके जो विचार घुसते हैं और फिर जो है क्या लिखते हैं? कविताएं। बोला जैसे नदी में बहुत जगह से पानी आ जाते हैं, वैसे दिमाग में भी विचार बहुत जगह से आ जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो जिस तरह नदी में कोई अंत नहीं है, उसी तरह कविता का भी कोई अंत, जिस तरह नदी में कोई अंत नहीं है उसी तरह कविता में कोई अंत नहीं है ना? जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं, उसी तरह कविता पढ़कर भी लोग उसमें खो जाते हैं। अब जिसको बढ़िया लग गया, मजा आ गया, कविता पढ़ने में आया है, घुस गया उसे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन
नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा। समझ गए? ये था आपका क्वेश्चन आंसर और अब हो चुका है खत्म। यही थे 4-5 को इसमें क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, 2 को छोड़ देना, मतलब 6-7 को याद कर लेना। ठीक है।